साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल हिंदीवादी पर। साथियों, आज की क्राइम स्टोरी में हम जानेंगे जब अपना ही पति बासी लगने लगे तो इसका अंजाम क्या होता है। शशि बाला अपनी छोटी बहन सुषमा के साथ 20 मार्च 2014 को दोपहर के समय उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना न्यू उस्मानपुरी पहुंची। थाना प्रभारी महावीर सिंह से मुलाकात कर उसने बताया कि उसका पति इंद्रपाल 18 मार्च से गायब है। हमने सभी जगह देख लिया लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। वह कहां से लापता हुए हैं। जब थाना प्रभारी ने पूछा तो उसने जवाब दिया, मैं उन्हें घर पर ही छोड़कर गई थी। हम यही गौतम विहार की गली नंबर 5 में रहते हैं। जब उन्हें घर पर छोड़कर गई थी तो वह गायब कैसे हो गए। जब थाना प्रभारी ने यह पूछा तो शशि बाला ने जवाब दिया, साहब, न्यू उस्मानपुरी के जयप्रकाश नगर में मेरी यह छोटी बहन सुषमा रहती है। होली के अगले दिन मैं बच्चों को लेकर इससे ही मिलने के लिए गई थी। उस समय वह घर पर बैठे शराब पी रहे थे। जब मैं वापस आई तो वह नहीं मिले। कमरे पर ताला लगा था। मैंने उनका फ़ोन मिलाया जो स्विच ऑफ मिला। तब मैंने सोचा कि अपने यार दोस्त के साथ कहीं खा पी रहे होंगे, क्योंकि वह ऐसा अक्सर करते रहते थे। लेकिन अब तक उनका कहीं पता नहीं चला। तब मैं थाने में आई हूँ। शशि बाला से बातचीत करने के बाद थाना प्रभारी ने उसके पति इंद्रपाल की गुमशुदगी थाने में दर्ज कराकर जांच हेड कांस्टेबल श्रीपाल को सौंप दी। हेड कांस्टेबल श्रीपाल ने सबसे पहले दिल्ली के समस्त थानों में इंद्रपाल के हुलिया के साथ उसकी गुमशुदगी की सूचना वायरलेस से प्रसारित करवा दी। गौतम विहार का इलाका हेड कांस्टेबल श्रीपाल की बीट में ही आता था, इसलिए उन्होंने इलाके के लोगों से उसके बारे में छानबीन शुरू की तो इसमें उन्हें पता चला कि वह यार दोस्तों के साथ शराब पीने का शौकीन था। हेड कांस्टेबल श्रीपाल को यह भी जानकारी मिली कि इंद्रपाल ने 2 कमरे किराए पर ले रखे थे, जिनमें से एक कमरा वह टिंकू नाम के युवक को दे रखा था। इंद्रपाल उसके साथ भी खाता पीता था। इंद्रपाल के गायब होने के बाद टिंकू भी लापता था। उसके कमरे पर भी ताला लटका मिला। हेड कांस्टेबल श्रीपाल ने जो जाँच की थी वह सब थाना प्रभारी को बता दिया। एक की जगह 2 लोग गायब थे, इसलिए थाना प्रभारी को यह मामला संदिग्ध लगा। उन्होंने यह जानकारी अपने उच्चाधिकारियों को दे दी। डीसीपी के निर्देश पर एसीपी अमित शर्मा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई गई, जिसमें थाना प्रभारी महावीर सिंह, इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह, एसआई पंकज तोमर, हेड कांस्टेबल श्रीपाल, प्रदीप शर्मा, कांस्टेबल अनिल कुमार, सोनू राठी, सचिन खोखर आदि को शामिल किया गया। पुलिस टीम सबसे पहले गौतम विहार में उस कमरे पर गई जहां इंद्रपाल और टिंकू रहते थे। पड़ोसियों ने बताया कि वे दोनों मंगलवार यानी 18 मार्च से दिखाई नहीं दिए हैं। इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह ने इंद्रपाल की पत्नी शशि बाला से टिंकू के बारे में पूछा तो उसने बताया कि टिंकू उसे कई दिनों से नहीं दिखा है। शशि बाला से टिंकू का मोबाइल नंबर लेकर जितेंद्र सिंह ने उसे अपने फ़ोन से मिलाया तो उसका फ़ोन नंबर स्विच ऑफ मिला। दोनों के ही फ़ोन स्विच ऑफ मिलने की बात पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। इंद्रपाल के लापता होने की जानकारी मिलने पर उसके चाचा दिनेश कुमार और चचेरा भाई संजय कुमार भी थाना न्यू उस्मानपुरी पहुंच चुके थे। उन्होंने भी पुलिस पर इंद्रपाल का जल्द से जल्द पता लगाने का दबाव बनाया। पुलिस ने उन्हें किसी तरह से समझाया, फिर उन्हें वहां से वापस भेज दिया। जो 2 लोग गायब थे, पुलिस के पास उनके केवल फ़ोन नंबर थे और वो भी बंद थे। इसके अलावा पुलिस के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे उन दोनों के बारे में कुछ पता चल सके। पूछताछ के लिए सिर्फ इंद्रपाल की पत्नी शशि बाला ही बची थी। इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह ने शशि बाला से मालूमात की तो उसने वही बातें उनके सामने दोहरा दी जो पहले थाना प्रभारी को बताई थी। इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह उससे पूछताछ कर ही रहे थे, तभी शशि बाला बोली, साहब, मैं अपने गांव जाना चाहती हूं। मैंने पति की गुमशुदगी की जो सूचना दर्ज कराई थी उसे वापस लेना चाहती हूं। मैं पुलिस के किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहती। वह कहीं गए होंगे, अपने आप घर लौट आएंगे। शशि बाला हापुड़ के पटना मुरादपुर गांव की रहने वाली थी। शशि बाला के मुंह से यह बात सुनकर जितेंद्र सिंह चौंके कि पता नहीं यह कैसी औरत है जो पति के गुम हो जाने के बाद भी इस तरह से बातें कर रही है। उसने एक बार भी पुलिस से यह नहीं कहा कि उसके पति का जल्द से जल्द पता लगाया जाए। पति के गायब होने पर जिस तरह कोई महिला परेशान हो जाती है, ऐसी कोई परेशानी शशि बाला के चेहरे पर नहीं दिख रही थी। वह एकदम सामान्य थी। इससे इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह को उस पर शक होने लगा। बहरहाल उन्होंने उस समय तो उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए हेड कांस्टेबल
श्रीपाल को लगा दिया। 23 मार्च को शशिबाला उसकी बहन सुषमा और बहनोई विक्रम के साथ फिर थाने आए। इंद्रपाल के रिश्तेदार भी उस समय थाने में ही थे। तभी सुषमा ने इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह को बताया, सर कल रात शशिबाला उसके कमरे पर थी। रात करीब 8 बजे टिंकू भी उसके घर आया था। टिंकू ने शशिबाला से अलग में बात की थी। शशिबाला से बात करके वह वहां से चला गया था। उसके चले जाने के बाद मैंने शशिबाला से पूछा तो उसने मुझे बताया कि टिंकू ने उससे कहा था कि वह पुलिस के पास चक्कर लगाने के बजाय अपने गांव चली जाए। इंद्रपाल अपने आप लौट आएगा। सुषमा ने आगे कहा, सर मुझे टिंकू पर शक हो रहा है। आखिर वह इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? इंद्रपाल जब टिंकू का दोस्त था तो इस परेशानी में उसे हमारा साथ देना चाहिए था, जबकि वह इधर उधर घूमता फिर रहा है। सुषमा ने जैसे ही यह बात पुलिस से कही तो पास में खड़ी शशिबाला उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, तुझे यह बात यहाँ कहने की क्या जरूरत थी? चूंकि जिस दिन से इंद्रपाल गायब था उसी दिन से उसका दोस्त टिंकू भी गायब था। पुलिस को टिंकू की भी तलाश थी। उसके बारे में भी पुलिस को पता नहीं चल रहा था। इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह ने सोचा कि कल जब टिंकू शशिबाला से मिला था तो उसे यह बात पुलिस को बता देनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दूसरे सुषमा ने टिंकू वाली बात पुलिस को बताई तो शशिबाला उसके कान में खुसर फुसर क्यों कर रही थी? इसका मतलब यह हुआ कि शशिबाला और टिंकू की इस बीच फोन पर भी बातचीत होती रही होगी। इन सब बातों से शशिबाला पर इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह का शक का दायरा बढ़ता जा रहा था। पहले तो पुलिस यही समझ रही थी कि इंद्रपाल के साथ टिंकू भी गायब है, लेकिन अब यह बात साफ हो चुकी थी कि टिंकू कहीं और रह रहा है। वह कहाँ रह रहा है इस बात को शशिबाला जरूर जानती होगी। इसलिए इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह ने शशिबाला से ही टिंकू के बारे में पूछताछ की तो उसने साफ साफ कह दिया कि उसे नहीं पता कि अब वह कहाँ रह रहा है। जिस समय पुलिस शशिबाला से पूछताछ कर रही थी सुषमा भी वहीं थी। तभी सुषमा के फोन की घंटी बजी। सुषमा ने कॉल रिसीव की तो दूसरी ओर से टिंकू की आवाज़ आई। सुषमा को पता था कि पुलिस टिंकू से पूछताछ करना चाहती है, इसलिए उसने अपने फ़ोन के स्पीकर पर हाथ रखी ताकि उसकी आवाज़ टिंकू तक न पहुंचे। फिर वह इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह से आहिस्ता से बोली, सर टिंकू का फ़ोन आया है। जितेंद्र सिंह ने उससे धीरे से कहा, उसे तुम किसी तरह शास्त्री पार्क बुला लो। सुषमा ने ऐसा ही किया। उसने टिंकू से बात करनी शुरू की तो टिंकू ने कहा, सुषमा जी मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। सुषमा ने कहा, ठीक है, तुम शास्त्री पार्क बस स्टॉप पर आ जाओ, मैं भी वहीं पर पहुँच रही हूँ। इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह ने सुषमा द्वारा टिंकू से कही गई बात सुन ली थी, इसलिए वह 2-3 पुलिस कर्मियों को साथ लेकर सुषमा के साथ शास्त्री पार्क बस स्टॉप पर पहुंच गए। पुलिस टीम सादा लिबास में थी। सुबह 10:30 बजे के करीब वहां एक युवक आया। वह जैसे ही सुषमा से बात करने लगा तो पुलिस ने सोचा कि यही टिंकू होगा। उसे दबोच लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम टिंकू बताया। उसे लेकर पुलिस थाने पहुंची तो उससे पहले शशिबाला थाने से जा चुकी थी। वह वहां से क्यों और कहां गई थी यह बात की बात थी। उससे पहले इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह ने टिंकू से इंद्रपाल के बारे में मालूमात की। टिंकू पहले तो उनके सामने झूठ बोलता रहा, लेकिन पुलिस की शक्ति के आगे उसका झूठ ज़्यादा देर तक टिक नहीं सका। उसने स्वीकार कर लिया कि उसने इंद्रपाल की हत्या करने के बाद उसकी लाश को तीसरे पुश्ते के पास डाल दिया है। टिंकू ने बताया था कि उसकी हत्या 18 मार्च को ही कर दी गई थी। उसकी लाश को जंगल में डाले हुए 6 दिन हो गए थे। लाश को कहीं जंगली जानवर वगैरह न खा गए हों, इसलिए पुलिस टिंकू को साथ लेकर तीसरे पुश्ते की तरफ चल दी। पुलिस के साथ इंद्रपाल के चाचा और चचेरा भाई भी था। पुलिस तीसरे पुश्ते के पास यमुना खादर पहुंची तो वहां टिंकू की निशानदेही पर झाड़ियों से प्लास्टिक का एक कट्टा बरामद किया गया। उस कट्टे का मुंह एक रस्सी से बंधा हुआ था। टिंकू ने बताया कि इंद्रपाल की लाश इसी कट्टे में है। इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह ने फ़ोन करके क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को भी वहां बुलवा लिया। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने जब उस कट्टे को खोला गया तो उसके अंदर रस्सी से लपेटा हुआ एक और कट्टा निकला। उस कट्टे को खोला गया तो उसमें एक आदमी की लाश थी, लेकिन उस लाश का सिर गायब था। सिर के बारे में टिंकू से पूछा गया तो उसने कहा कि सिर को जानवर खा गए होंगे। यह बात जितेंद्र सिंह के गले नहीं उतरी, क्योंकि जब प्लास्टिक के कट्टे रस्सी से बंधे थे तो जानवर सिर कैसे खा सकते थे। इसका मतलब टिंकू उनसे झूठ बोल रहा था।
उन्होंने उससे सख्ती की तो उसने बताया कि सिर पाइपलाइन के पास खादर में पानी के एक गड्ढे में डाल दिया था। पुलिस वहां से 1.5 किलोमीटर दूर टिंकू की बताई जगह पर पहुंची। वहां गैस पाइपलाइन के पास पानी से भरे एक गड्ढे में एक पॉलीथीन की थैली दिखाई दी। उस थैली को निकलवाया गया तो उसमें सिर निकला। सुषमा और इंद्रपाल के रिश्तेदारों ने उसकी पहचान इंद्रपाल के सिर के रूप में की। पुलिस ने इंद्रपाल के सिर और धड़ को कब्जे में लेकर पंचनामा करने के बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और थाने लौटकर इंद्रपाल की गुमशुदगी के मामले को हत्या कर लाश को छिपाने की धाराओं में दर्ज कर लिया। अब पुलिस यह जानना चाह रही थी कि जिस इंद्रपाल के साथ टिंकू की गहरी दोस्ती थी, उसी इंद्रपाल के उसने टुकड़े क्यों कर दिए। यह जानने के लिए पुलिस ने टिंकू से पूछताछ की तो इंद्रपाल की हत्या की जो कहानी सामने आई उसकी वजह उसकी बीबी शशि बाला निकली। इंद्रपाल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के कस्बा सिंभावली के नज़दीक बसे गांव भगवानपुर का रहने वाला था। सन 1999 में उसकी शादी जिला हापुड़ के ही गांव पटना मुरादपुर की रहने वाली शशि बाला से हुई थी। जिस दिन शशि बाला की शादी हुई थी उसी दिन उसकी छोटी बहन सुषमा की शादी विक्रम के साथ हुई थी, यानी दोनों बहनों की शादी एक ही मंडप के नीचे हुई थी। शादी के 7 साल बाद भी शशि बाला जब मां नहीं बनी तो वह बहुत टेंशन में रहने लगी। इंद्रपाल भी परेशान रहने लगा। उसने बीवी का इलाज करवाया जिसकी वजह से उस पर कुछ लोगों का कर्ज भी हो गया। वह गांव में खेती किसानी करता था। इस काम से उसे अपने ऊपर का कर्ज उतारने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने दिल्ली जाकर कमाने की सोची। उसके गांव के कई लड़के दिल्ली में काम करते थे, इसलिए वह भी दिल्ली आ गया। वह मामूली पढ़ा लिखा था, इसलिए उसे उसकी इच्छा के मुताबिक नौकरी नहीं मिल सकी। तब उसने मजबूरी में बेलदारी करनी शुरू कर दी। दिल्ली में इस काम के बदले उसे जो मजदूरी मिल रही थी वह उसके हिसाब से अच्छी थी, इसलिए कुछ दिनों बाद ही वह पत्नी शशि बाला को भी दिल्ली लिवा लाया और उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में किराए पर कमरा लेकर रहने लगा। शशि बाला पहली बार दिल्ली आई थी। यहाँ आकर उसका भी मन लग गया। इसी बीच वह एक बेटी की मां बनी। मां बनने के बाद इंद्रपाल और शशि बाला की खुशी का ठिकाना न रहा। उनके दिन हंसी खुशी से गुजर रहे थे। इसके बाद शशि बाला एक और बेटी की मां बनी। 2 बच्चों के जन्म के बाद भी शशि बाला के हुस्न में जबरदस्त आकर्षण था, बल्कि उसके बाद तो उसके रूप में और भी निखार आ गया था। इंद्रपाल जिस ठेकेदार के साथ काम करता था उसका नाम टिंकू था। टिंकू बिहार के जिला मुंगेर के पहाड़पुर गांव के रहने वाले मुदीन सिंह का बेटा था। बीए पास टिंकू 3 साल पहले काम की तलाश में दिल्ली आया था। काफ़ी कोशिश के बाद जब उसकी कहीं नौकरी नहीं लगी तो उसने कंस्ट्रक्शन कंपनियों में लेबर सप्लाई का काम शुरू कर दिया। कंस्ट्रक्शन ठेकेदारों के संपर्क में रह रहकर उसे भी मकान बनवाने के काम का अनुभव हो गया। फिर उसने भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ठेके लेने शुरू कर दिए। इंद्रपाल कुछ दिनों से टिंकू के साथ ही काम कर रहा था। करीब 1 साल पहले की बात है। टिंकू का काम उस्मानपुर में चल रहा था। वह वहीं अपने रहने के लिए किराए का कमरा भी देख रहा था ताकि अपने काम पर नज़र रख सके। किराए के कमरे के बारे में उसने इंद्रपाल से बात की। इंद्रपाल न्यू उस्मानपुर के गौतम विहार में पवन शर्मा के यहाँ रहता था। उसने 2 कमरे किराए पर ले रखे थे। उसने टिंकू से कहा, मेरे पास 2 कमरे हैं, चाहो तो तुम उनमें से एक कमरा ले सकते हो, एक में मेरा परिवार रह लेगा। टिंकू जब उसका कमरा देखने गया तो इंद्रपाल ने अपनी बीवी को बताया कि यह हमारे ठेकेदार हैं और इन्हें हमारा कमरा पसंद आ गया तो यह यहीं रहेंगे। ठेकेदार के घर आने पर शशि बाला ने उसकी जमकर खातिरदारी की। 29 साल का टिंकू शशि बाला की मेहमान नवाजी से बहुत प्रभावित हुआ। उसे इंद्रपाल का कमरा भी पसंद आ गया तो अगले दिन से वह वहां रहने लगा। टिंकू कमरे पर अकेला रहता था। उसकी आमदनी अच्छी थी, इसलिए वह जी खोल कर पैसे खर्च करता था। चूँकि शशि बाला बराबर वाले कमरे में रहती थी, इसलिए उसकी बेटियों के लिए वह अक्सर खाने पीने की चीज़ें लाता रहता था, जिसकी वजह से दोनों बच्चियां उससे घुल मिल गई थी। कभी कभी वह शराब पीता तो इंद्रपाल को भी अपने कमरे पर बुला लेता था। फ्री में शराब मिलने पर इंद्रपाल की भी मौज हो गई।
इंद्रपाल जो कमाता था उससे उसके घर का गुजारा तो हो जाता था, लेकिन वह बीवी बच्चों की फरमाइशें पूरी नहीं कर पाता था। जबकि टिंकू बहुत ठाट बाट से रहता था। 32 साल की शशिबाला की भी कुछ ख्वाहिशें थी। पति की कमाई से उसे ख्वाहिशें पूरी होती नजर नहीं आ रही थी, इसलिए उसने अपने कदम टिंकू की तरफ बढ़ा दिए। टिंकू जवान और अविवाहित था। अनुभवी शशिबाला ने अपने हुस्न के जाल में उसे जल्द ही फांस लिया। उन दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। यह करीब 1 साल पहले की बात है। अपनी उम्र से छोटे टिंकू के साथ संबंध बन जाने के बाद शशिबाला को अपना 40 वर्षीय पति बासी लगने लगा। अब वह उसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती। इंद्रपाल सुबह का घर से निकलने के बाद शाम को ही लौटता था, जबकि टिंकू का जब मन होता घर आ जाता था। मौका मिलने पर वे अपनी हसरतें पूरी कर लेते थे। इस तरह दोनों का यह खेल चलता रहा। टिंकू अब शशिबाला को आर्थिक सहयोग भी करने लगा था। इसके अलावा वह उसके मनपसंद के कपड़े और उसके मन के सामान भी खरीदवा देता था। शशिबाला भी उसकी खूब सेवा करती थी। पत्नी की बेरुखी को इंद्रपाल समझ नहीं पा रहा था। वह पत्नी से इसकी वजह पूछता तो वह उल्टे उस पर झुंझला जाती। तब इंद्रपाल उसकी पिटाई कर देता। अगर उस समय टिंकू घर पर होता तो बीच बचाव कर देता, और नहीं होता तो शशिबाला को वह जमकर धुन डालता था। पति द्वारा आए दिन पिटने से शशिबाला अजीज आ चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे पति की पिटाई से कैसे निजात मिले। टिंकू के सामने उसकी प्रेमिका की पिटाई हो, यह बात उसे अच्छी नहीं लगती थी। शशिबाला चाहती थी कि वह हमेशा टिंकू के साथ ही पत्नी की तरह रहे, लेकिन इंद्रपाल के होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं था। इस बारे में उसने टिंकू से बात की तो टिंकू ने उसे भरोसा दिलाया कि समय आने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शशिबाला जानती थी कि टिंकू जो कहता है उस काम को पूरा जरूर कर देता है, इसलिए उसे विश्वास था कि वह पति से छुटकारा दिलाने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। होली के मौके पर टिंकू ने इंद्रपाल के बीवी बच्चों पर खूब खर्च किया। खाने पीने के सामान के अलावा उसने बच्चों को भी रंग और उनकी पसंद की पिचकारियां दिलवाई। बड़ी हंसी खुशी से त्योहार मनाया। इंद्रपाल को भी जमकर शराब पिलाई। 18 मार्च 2014 को इंद्रपाल का नशा उतरा तो किसी बात को लेकर उसकी पत्नी से कहा सुनी हो गई। उस समय दोनों बेटियां छत पर खेल रही थी। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ा तो इंद्रपाल ने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। इत्तेफाक से टिंकू उस समय कमरे पर ही था। शोर शराबा सुनकर टिंकू वहां पहुंच गया। उसने जब इंद्रपाल को रोकना चाहा तो इंद्रपाल ने उल्टे उसे ही झटक दिया। इस पर टिंकू को भी गुस्सा आ गया। उसने इंद्रपाल को जोर से धक्का दिया तो इंद्रपाल का सिर दीवार से टकरा गया। दीवार से सिर टकराने पर इंद्रपाल बेहोश होकर नीचे गिर गया। यह देखकर टिंकू और शशिबाला घबरा गए। उन दोनों ने सोचा कि इंद्रपाल शायद मर चुका है। शशिबाला ने टिंकू से कहा, अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। मैं अभी अपनी बहन सुषमा के घर जा रही हूँ। जब काम हो जाए तो फोन कर देना। इंद्रपाल को ठिकाने लगाने का टिंकू के पास इससे अच्छा मौका नहीं था। उसने उसी समय दोनों हाथों से उसका गला घोंट दिया। इसके बाद इंद्रपाल का शरीर ठंडा पड़ता गया। इंद्रपाल की हत्या के बाद उसके सामने इस बात की समस्या थी कि लाश को ठिकाने कहाँ लगाए। तब तक शशिबाला अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहां से 200 मीटर दूर जयप्रकाश नगर में रहने वाली अपनी बहन सुषमा के यहाँ चली गई थी। कुछ देर सोचने के बाद टिंकू ने नांगलोई के चंदन विहार में रहने वाले अपने दोस्त संदीप को फोन करके कहा, यार संदीप, इस समय मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। तू इसी समय मेरे कमरे पर आ जा। 23 वर्षीय संदीप भी मूल रूप से टिंकू के ही गांव का रहने वाला था। वह 3 साल पहले ही दिल्ली आया था। फिलहाल वह टिंकू के साथ ही राजमिस्त्री का काम कर रहा था। दोस्त टिंकू की परेशानी की बात सुनकर संदीप तुरंत अपने कमरे से निकल गया और रात करीब 8 बजे टिंकू के कमरे पर पहुंच गया। उस समय तक टिंकू लाश को ठिकाने लगाने के लिए बाजार से गणासा और प्लास्टिक के कुछ खाली कट्टे, रस्सी खरीद लाया था। संदीप कमरे पर पहुंचा तो टिंकू ने कहा, यार, यह अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था। मैंने बीच बचाव किया तो इसका सिर दीवार से लग गया और इसका काम तमाम हो गया।
अब यह मुसीबत गले पड़ी है तो इसे ठिकाने लगाना भी जरूरी है, इसी के लिए मैंने तुझे बुलाया है। ऐसी मुसीबत से बाहर निकालने पर संदीप ने उसका साथ देने की हामी भर दी। टिंकू ने इंद्रपाल की लाश ठिकाने लगाने की योजना पहले ही बना रखी थी। उसी योजना के अनुसार उसने सबसे पहले गणासे से इंद्रपाल की गर्दन काट कर धड़ से अलग कर दी। सिर को उसने एक बड़ी सी पॉलीथीन की थैली में रख लिया। धड़ को प्लास्टिक के कट्टे में भरकर कट्टे को रस्सी से अच्छी तरह लपेट दिया। फिर उस कट्टे को दूसरे कट्टे में रखा और उसे अच्छी तरह से बांध दिया। लाश की अच्छी तरह पैकिंग करने के बाद अब वह रास्तों के सुनसान होने का इंतजार करने लगा। आधी रात के बाद धड़ वाले कट्टे को टिंकू ने अपने कंधे पर रखा और सिर वाली थैली संदीप ने ले ली। दोनों 3.5 पुस्ता से होते हुए मेन रोड पर पहुंचे। फिर वहां से वे खादर की तरफ उतरकर गैस पाइपलाइन से थोड़ा आगे चलकर पानी के गड्ढे में सिर वाली थैली डाल दी। धड़ वाला कट्टा उन्होंने तीसरे पुस्ते के पास डाल दिया। लाश को ठिकाने लगाने के बाद संदीप रात में ही नांगलोई लौट गया और टिंकू अपने कमरे पर लौट आया। कमरे में खून फैला हुआ था। टिंकू ने रात में ही खून को साफ किया। उसके कपड़ों पर खून के जो छींटे आ गए थे उन्हें भी उसने साफ किए। सुबह होने पर करावल नगर चला गया। करावल नगर में जिस जगह उसका काम चल रहा था वहीं पर उसने अपना सामान वगैरह रख दिया और वहीं रहने लगा। उधर शशिबाला छोटी बहन सुषमा के कमरे पर गई तो उसने शशिबाला से पूछा कि जीजू कहाँ हैं, वह क्यों नहीं आए। तब शशिबाला ने उससे यह कह दिया कि वह घर पर बैठकर ही खा पी रहे हैं। शशिबाला की बुआ विनोद नगर में रहती थी। उनसे मिले हुए उसे काफी दिन हो गए थे। वह सुषमा के साथ उनसे मिलने के लिए चली गई। वहां से वह उसी इलाके में रहने वाली चचेरी बहन संगीता के यहाँ भी गई। अगले दिन बुआ के घर से लौटते समय सुषमा ने कहा, दीदी जीजू से नहीं मिली हूँ, चलो पहले तुम्हारे कमरे पर चलते हैं, जीजू से मिलते हैं, फिर तुम मेरे साथ मेरे कमरे पर चलना। उनसे क्या मिलोगी, शराब पीकर कहीं घूम फिर रहे होंगे। फिर भी जब तेरा मन उनसे मिलने को हो रहा है तो चल। कहते हुए शशिबाला अपने कमरे पर गई तो वहां ताला लगा था। ताला देखते ही वह सुषमा से बोली, मैं कह रही थी न कि वह कहीं घूम फिर रहे होंगे, तू ही देख कमरे को बंद करके पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे लगता है शराब पीकर कहीं पड़े होंगे। सुषमा को क्या पता था कि जिस जीजा से वह मिलने की इच्छा जता रही है उसका काम तमाम हो चुका है और बहन उसे बेवकूफ़ बना रही है। खैर, बहन के कमरे का ताला बंद होने पर सुषमा बहन और उसके बच्चों को अपने कमरे पर ले आई। शशिबाला उस दिन सुषमा के यहाँ रही। अगले दिन भी इंद्रपाल का पता नहीं चला तो सुषमा ने इसकी सूचना थाने में दर्ज कराने को कहा। बहन के दबाव डालने पर शशिबाला ने 20 मार्च 2014 को पति की गुमशुदगी थाने में दर्ज करा दी। इसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में लग गई। उस बीच टिंकू और शशिबाला की फोन पर बातचीत होती रही। हत्या की पूरी कहानी सामने आने के बाद दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। साथियों, यह कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं बल्कि समाज में बढ़ रहे अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो साथियों, ऐसे ही क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।